नमस्ते, मेरा नाम मेघा है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं अपने माँ पापा और छोटे भाई के साथ यूपी शहर के एक छोटे से गांव से हूँ। मैं जब 5 साल की थी तब मेरी माँ इस दुनिया से चल बसी थी। तब पापा ने दूसरी शादी कर ली, पर मुझे एक बात की हमेशा खुशी रही है, पापा बिल्कुल भी नहीं बदले थे। वो हमेशा जैसे मुझसे प्यार करते थे, अभी भी वैसे ही मुझसे प्यार करते हैं, मेरी फिक्र करते हैं, मेरे बारे में सोचते हैं। मुझे पढ़ने लिखने का शौक था, मैं आगे पढ़ना चाहती थी। मैं अपने गांव के सरकारी स्कूल से 12वीं तक की पढ़ाई की। मेरे पास पढ़ने के लिए कोई स्पेशल टीचर मौजूद नहीं थे और सरकारी स्कूल से मुझे उतनी नॉलेज नहीं मिल पाती कि मैं अपने लाइफ में कुछ हासिल कर सकूं। उसके लिए मैं खुद को ही अपना सहारा बनाया। मैं कोशिश करती कि मैं खुद को बेहतर बना सकूं। मैं सेल्फ स्टडी करना शुरू कर दिया, पर दिक्कत थी तो मेरी सौतेली माँ, वो नहीं चाहती थी कि मैं पढ़ाई करूं। उनका कहना था कि पढ़ लिख कर क्या करेगी, करना तो घर का ही काम है। वो बहुत कोशिश करती कि मैं अपनी पढ़ाई छोड़ दूं, पर पापा हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। एक दिन मेरी सौतेली माँ मेरे लिए एक रिश्ता लेकर आई। लड़का अपने माता पिता का इकलौता वारिस था। ना तो उसकी कोई बहन थी और ना ही कोई भाई, पर जॉइंट फैमिली थी। ताया ताई, चाचा चाची और उन सबके बच्चे सब एक साथ ही रहते थे। फैमिली मिडिल क्लास थी, पर उन लोगों ने पापा को वचन दिया था कि वह लोग मुझे आगे पढ़ाएंगे। क्योंकि उनकी कोई बेटी नहीं है, तब वह लोग मुझे अपनी बेटी बनाकर रखेंगे, आगे पढ़ने में मेरी मदद करेंगे। उन्होंने पापा को यह लालच देकर शादी के लिए हाँ करवा लिया। मैंने पापा से मना किया तो पापा ने भी मुझे समझाया और बताया कि वह लोग बहुत अच्छे हैं और वे तुम्हारी आगे की पढ़ाई जारी रखेंगे, तुम फिक्र मत करो। खैर, अब मैं कर ही क्या सकती थी। शादी के अलावा अब मेरे पास कोई और दूसरा चारा नहीं था। पापा भी अब उन लोगों की बातों में आ गए थे और माँ ने तो कभी मेरी सुनी ही नहीं थी। भाई भी अभी छोटा था, वह मेरी मदद के लिए अभी खड़ा नहीं हो सकता। करीब 15 साल का होगा। मेरी शादी मेरे घर वालों ने कर दी। मैं अपने ससुराल पहुंची। वहाँ का माहौल मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया, पता नहीं क्यों, पर सब लोग मुझे बहुत ही अजीब सी नज़रों से देख रहे थे। मेरे सामने तो किसी ने कुछ नहीं कहा था, पर कोई मुझसे ढंग से बात भी नहीं कर रहा था। कुछ दिन बाद ही मेरे पति शहर जॉब करने चले गए। अब मैं इस घर में अकेली रह गई थी। इतने सारे लोगों का खाना मैं अकेली बनाती थी। उन लोगों ने कहा था कि यह लोग मुझे पढ़ाएंगे, पर यह सब झूठ था। अगर मैं पढ़ने को कहती तो यह लोग कहते कि तुम हमें बता दो तुम्हें क्या किताब चाहिए, हम तुम्हें लाकर दे देंगे, तुम अपनी पढ़ाई कर सकती हो, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। पर घर का सारा काम खत्म करने के बाद तुम जो चाहो वो कर सकती हो। पर घर का सारा काम खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। घर में कुल 20 लोग थे। 20 लोगों का खाना मैं अकेली बनाती थी, कोई भी मेरी मदद नहीं करता था। और ऊपर से घर की साफ सफाई वो भी मैं ही किया करती थी। पूरे दिन काम से मुझे बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिलती थी। रात को मेरी हालत ऐसी हो जाती कि बिस्तर पर पड़ते ही मुझे नींद आ जाती थी। अब घर में तो सब ने मुझे ताना देना शुरू कर दिया था। सब मुझे कहते कि तुम्हारे माँ बाप ने झूठ बोलकर शादी की है। उन लोगों ने कहा था कि वह लोग दहेज देंगे, पर उन लोगों ने कुछ नहीं दिया। मुझे नहीं पता कि दहेज वगैरह की क्या बात हुई है, पर उन लोगों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया था। हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा करना, ताना मारना इनका स्वभाव हो चुका था। जब मैं अपने पति से यह सब बातें कहती तो मेरे पति कहते, जरूर तुम ही कोई गलती करती होगी, मेरे माँ पापा ऐसे नहीं हैं। और अगर मैं यह बात अपनी माँ से कहती तो माँ कहती, ससुराल में सबको थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, एडजस्ट करके ही चलना पड़ता है। पर कब तक मैं सब कुछ ऐसे ही संभालती। थक चुकी थी मैं अपनी जिंदगी से।
टूट चुकी थी मैं अपनी ज़िंदगी से। मैं तो बस एक नौकरानी बनकर रह गई थी। मैं सबके लिए टाइम देती थी, लेकिन मैं खुद को बिल्कुल भी समय नहीं दे पाती थी। ना समय से खाना खा पाती थी, ना मेरी नींद पूरी हो पाती थी। इन सब समस्याओं के साथ शादी को 2 साल पूरे हो गए। इन 2 सालों में मुश्किल से 1 महीना मेरे पति ने मेरे साथ बिताया होगा। वो बहुत ही कम घर पर आया करते थे। घर में सबने एक नया बवाल खड़ा कर दिया था। मुझे बांझ बना दिया था सबने। मेरी सास, चाची सास, ताई सास सब मुझे बांझ कहकर बुलाती थी। मैं अब तक तो सब कुछ बर्दाश्त करती आ रही थी, पर यह बांझ शब्द मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। धीरे धीरे मैं खुद को डिप्रेशन में लेकर जाने लगी। हर वक्त मुझे वह शब्द कान में सुनाई देता। ऐसा लग रहा था जैसे मैं तो पागल ही हो जाऊंगी। 10 दिन की छुट्टी पर मेरे पति घर आए हुए थे। मेरे सास ने मेरे सामने ही ऐसे शब्द बोले जिसे सुनने के बाद तो ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जान ही निकल गई हो। मेरी सास ने मेरे पति से कहा कि तू इसे तलाक दे दे, हम तेरी दूसरी शादी कर देंगे। ऐसी औरत रखने का फायदा ही क्या है जो तुझे औलाद ही ना दे सके, इस घर का वारिस ही ना दे। हमें नहीं चाहिए ऐसी औरत। यह शब्द मेरे दिल को छन्नी छन्नी कर कर रख दिया था। मैं अपने कमरे में आकर बहुत रोई थी। अब ऐसा लग रहा था जैसे मेरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी, मेरा घर उजड़ जाएगा। पर मेरे पति ने मेरी सास के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। मुझे तो अपने पति से यह उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, पर भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया जो उन्होंने मेरा घर उजड़ने से बचा लिया। कहते हैं भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। शायद मेरी जिंदगी में भी खुशियाँ लाने में भगवान ने थोड़ी देर कर दी। मेरे पति मुझे अपने साथ लेकर शहर आ गए। वह बाहर जॉब करते और मैं घर पर पूरे दिन अकेली रहती। पर मैं जिस सिचुएशन से निकलकर बाहर आई थी वह सब भूलना बहुत मुश्किल था मेरे लिए। मेरी सास के ताने हमेशा मेरे कानों को सुनाई देते। मैं इन सब से बाहर निकलने के लिए खुद को बिजी रखना चाहती थी, पर कैसे रखती कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन मैं अपने छत पर टहल रही थी कि मुझे बगल वाले छत पर कुछ बच्चे दिखे जो मिट्टी से कुछ बनाने की कोशिश कर रहे थे। मेरे दिमाग में यह आइडिया एकदम से आया कि क्यों ना मैं मिट्टी से कुछ बनाने की कोशिश करूं, जैसे हम बचपन में बनाया करते थे। हम गांव के बच्चे मिट्टी में बहुत खेलते हैं। मिट्टी में ही खेल कूद कर हम बड़े होते हैं। और मैं जब छोटी थी तो मिट्टी की बहुत सारे खिलौने बनाया करती थी। मैंने सोचा भले ही मैं कामयाब ना हो, पर अपने इस डिप्रेशन से बाहर तो निकल सकती हूँ, खुद को मैं उलझा तो सकती हूँ। यह सोचकर मैं जल्दी से मिट्टी के पास गई और मिट्टी के साथ अपनी बचपन याद करने लगी। पहले दिन मैंने एक हाथी बनाई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई 5-6 साल के बच्चे ने बनाई हो। मैं अपनी ही बनाई हुई मूर्ति पर हंस रही थी। आज काफ़ी समय बाद मेरे चेहरे पर स्माइल आई थी। उस छोटी सी स्माइल ने मुझे बहुत हिम्मत दी अपनी ज़िंदगी एक नई सिरे से जीने की। धीरे धीरे मैं मिट्टी से डेकोरेट और बच्चों के खिलौने बनाने लगी। मैं खुद को तो उलझा ली थी, पर अब मैं इसे अपना फैशन बनाना चाहती थी। मैं चिकनी मिट्टी का प्रयोग कर बहुत सारी चीज़ें बनाई। मुझे अपने करीबी लोगों से पता चला कि मैं अपनी बनाई हुई चीज़ों को ऑनलाइन सेल कर सकती हूँ। कुछ टाइम तो लगा, पर मैं कामयाब हो गई। करीब 3 साल की मेहनत ने मुझे कामयाब बना दिया, मेरा नाम बना दिया, मुझे इस काबिल बना दिया कि मैं लोगों से नज़रें मिलाकर कह सकती हूँ, लोगों की बातों का मुंहतोड़ जवाब दे सकती हूँ, अपने हक की बात कर सकती हूँ। जब मैं यह बात अपने पति को बताई तो पहले उन्हें यह सब समझ में नहीं आया, पर जब मेरे प्रोडक्ट सेल होने लगे तब उन्हें मुझ पर बहुत गर्व हुआ। और यह सब हुआ जब मैं खुद को लोगों के सामने पेश की, अपने कला को दिखाई।
तब जाकर लोगों ने मुझे पहचाना, मेरे अंदर छिपे कला को पहचाना और मुझे मेरा नाम दिया। मेरे पति भी अब मेरे साथ खड़े हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं। मेरे ससुराल वालों ने तो हमारा साथ ही छोड़ दिया था, बहुत कुछ बोले भी थे, पर मेरे पति ने मुझे थामे रखा। अब मुझे किसी की बात का कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मेरे पति मेरे साथ है। मैं अपनी ज़िंदगी से इतना तो समझ गई थी कि हम अपनी ज़िंदगी की सारी लड़ाई जीत सकते हैं, चाहे वह कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। बस ज़रूरत होती है तो हमारे लाइफ पार्टनर की, जो हमारे पीछे खड़े होकर यह कहते हैं कि तुम आगे बढ़ो। मैं हर सिचुएशन में तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, पर ज़रूरी नहीं कि हमेशा आपके पति आपके साथ खड़े हों। कभी कभी हमें अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि हमारी ज़िंदगी में हमेशा अंधकार ही रहे। हमें अपनी ज़िंदगी में खुद ही रोशनी लानी होती है। अगर हम किसी के भरोसे बैठे और अपनी किस्मत को कोसते रहेंगे तो हम अपनी ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें खुद ही अपनी किस्मत बदलनी होगी, अपने भविष्य पर सोचना होगा, उसे कामयाब बनाने के लिए मेहनत करनी होगी। अगर मेरी कहानी से कुछ लोगों के जीवन में भी बदलाव आते हैं, उनके जीवन में खुशियाँ आती है, तो मैं समझूंगी कि मेरी यह कहानी आप लोगों के सामने लाने का मकसद पूरा हुआ। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं एक और नई चुनौती से भरी कहानी के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी कहानी को सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।